हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सीपीसी के एमसीक्यू सेशन में। आज हम देखने वाले हैं 100+ सीपीसी के एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका आज हम 100 से ज़्यादा हम एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस सीपीसी एमसीक्यू में सबसे पहली बात तो आपको जो ध्यान रखनी है कि सीपीसी में कितने सेक्शन हैं और कितने ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ सेक्शन की बात करें, धाराओं की बात करें तो सेक्शन कितने हैं 158, और ऑर्डर्स कितने हैं 51। तो टोटल 51 आदेश हैं और 158 धाराएं हैं इस सीपीसी में, ठीक है। और इस सीपीसी का हमारा पहला एमसीक्यू है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अंतर्गत, ठीक है ना, जो सेक्शन 34 है उसके अंतर्गत न्यायालय डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वोत्तर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे अधिकतम कितना वार्षिक ब्याज दिला सकता है, ठीक है। तो जो ब्याज से संबंधित ये सेक्शन है सेक्शन 34, तो इसमें कितना ब्याज दिला सकती है कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा सही है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी 6%। अब यहाँ पर क्या है कि उसमें 2 कंडीशन भी दी गई है इस सेक्शन 34 में, कि यदि ये 6% तो एक डिसाइड कर दिया गया है, लेकिन 6% से अधिक भी दिया जा सकता है, दिलवाया जा सकता है। वो कब होगा, तो पहली चीज़ ये है कि यदि आपके जो पक्षकार हैं उनके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, तब वहाँ पर दिया जा सकता है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 10% या 9% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा इसमें, तो 9% के हिसाब से दिया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए नेशनलाइज्ड बैंक है, वो जिस परसेंट पे ब्याज वगैरह क्या कैसा रहता है उनका, तो उस हिसाब से उनको ब्याज दिलाया जा सकता है। मान लीजिए जो बैंक है वो लोन देते हैं कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ, 8%, तो यहाँ पे 8% के हिसाब से दिया जाएगा यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सबसे कम है यहाँ पे 6% एक निश्चित कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया गया है, लेकिन अदर यहाँ पे 2 कंडीशंस बताई गई है, उसमें भी दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मिथ्या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के खर्चे के रूप में जिस रकम के समुदाय का आदेश करेगा वह रकम कितने से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए मिथ्या तंग करने वाले आपने किसी को कोई आपने केस फाइल किया कि किसी को परेशान करने के लिए, दूसरे पक्षकार जो है जिसके अगेंस्ट में आप केस फाइल कर रहे हैं तो उसको परेशान करने के लिए, तो वहाँ पर क्या है कोर्ट आपके ऊपर कुछ खर्चे ऐसे कर सकते हैं कि आप उसको खर्चे दें जो जिसको आपने परेशान किया है, ठीक है ना। परेशान करने के लिए आपने दावा पेश किया, वहाँ केस फाइल किया, तो वहाँ पर आप खर्चे भी देंगे। तो कितना हो सकता है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, अर्थात 3,000 रुपये या उसकी धन संबंधी अधिकारिता। धन संबंधी अधिकारिता किसकी, कोर्ट की जितनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा है उसके अंदर रहते हुए जो भी रकम कम हो उसी को दिया जाएगा, या तो 3,000 रुपये या फिर धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक कोर्ट की जितना हो दिला सकता है। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके फॉन्ट थोड़ा छोटे हैं, ठीक है। तो आप वॉइस तो क्लियर आ रही होगी ना, उस पर आप ध्यान दीजिए। एक डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है, तब यहाँ पर ऐसे प्रश्न का अवधारण किया जाएगा। तो यहाँ पर किसके द्वारा किया जाएगा ऐसे प्रश्न का अवधारण, मान लीजिए कोई डिक्री का निष्पादन करना है, ठीक है ना। उसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो पक्षकार है उसका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर,
अर्थात डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा, जो डिक्री का निष्पादन कर रहा है, जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है जो न्यायालय, उसी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निर्णीत ऋणी को धन के संदाय के लिए, निर्णीत ऋणी कौन होता है, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पारित की गई है, ठीक है ना, और जिसके फेवर में डिक्री पारित की गई है वो कौन होता है, डिक्री होल्डर होता है। तो यहाँ पे क्या है, निर्णीत ऋणी की बात कर रहा था। एक निर्णीत ऋणी धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो डिक्री के निष्पादन में क्या किसको गिरफ्तार किया जा रहा है, निर्णीत ऋणी को, और वह निर्णीत ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है। तब यहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, अर्थात उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति गिरफ्तार करने, डिक्री का निष्पादन करवाने के लिए गया है, ठीक है, और निर्णीत ऋणी क्या करता है, उसको खर्चे दे, गिरफ्तारी के खर्चे वगैरह जो भी है वो सब सारी चीज़ें दे देता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उस निर्णीत ऋणी को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध वाद संचित किए जाने से कितने माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 माह, 2 माह, 1 माह या 90 दिन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात 2 माह पहले। यदि आप सरकार के विरुद्ध कोई केस फाइल करना चाहते हैं, ये ठीक है ना, कोई दावा पेश करना चाहते हैं, तो वहाँ पर केस फाइल करने के 2 माह पहले आपको क्या करना होगा, एक सूचना देनी होगी, लिखित में एक सूचना देनी होगी सरकार को, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी सरकार का सचिव होता है उस वहाँ पे उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे जब सेक्शन 80 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे यदि आपको पढ़ना है तो लेक्चर यहाँ पे बता दिया गया, अपलोड कर दिया गया है, आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका 2 माह हो जाएगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, कोई भी न्यायालय उसकी मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने वाले पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने का आदेश कर सकता है। तो कब कर सकता है, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, ठीक है। न्याय सदन से एक निश्चित सीमा के भीतर यदि निवास करता है तो वहाँ पर स्वयं उपस्थित होने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वाद खारिज किया जा सकता है यदि प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन के तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से कितनी अवधि तक नए समन का आवेदन करने में असफल रहता है। अब मान लीजिए प्रतिवादी के नाम क्या किया गया, डिफेंडेंट के नाम पे समन निकाला गया, ठीक है ना। समन निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक फीस दिया जाता है। तो जब तक आप कोर्ट फीस नहीं देंगे तब तक समन जारी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, एक बार फीस इसने दे दिया, अब उसके समन की तामील के लिए भेजा गया था, लेकिन जो डिफेंडेंट था, ठीक है, उसको समन की तामील नहीं हो पाई एक बार। तब यहाँ पर क्या है कि जो वादी है एक बार फिर से आवेदन करेगा समन की तामील के लिए, और कितने दिन के अंदर करना होगा उसको। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, अर्थात 7 दिन के अंदर उसको नया समन के लिए आवेदन करना होगा। यदि नहीं करता है तो वह बात को खारिज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साक्षियों की न्यायालय में उपस्थिति के लिए उनके नाम समन प्राप्त करने के लिए पक्षकारों द्वारा साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने हैं। तो कोई न्यायालय जो तारीख नियत करेगा वह विवादकों का निपटारा कर दिए जाने से कितने दिन पश्चात का नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, दैट मीन्स 15 दिन। इसके बाद का कोई तारीख नहीं होगा, ठीक है ना, इसके पहले ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वाद में वादी स्वयं साक्षी के रूप में उपसंजात होना चाहता है, अर्थात जो वादी है वो स्वयं क्या एज ए विटनेस वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहता है। तो वह न्यायालय की अनुमति लिए बिना कब उपसंजात हो सकता है, कब उपस्थित हो सकता है, न्यायालय की अनुमति लिए बिना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, वादी की ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने से पहले, ठीक है ना, पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
10th, धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर कब डिक्रीत रकम का संदाय किस्तों में किए जाने का आदेश नहीं दे सकेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसमें 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा इसका सही होगा। इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, डिक्रीदार की सम्मति के बिना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालय को प्रभावित करेगा, अर्थात भारत के न्यायालय को क्या रोकेगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए नंबर, अर्थात नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व न्याय के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए भी कार्यवाही में लागू होंगे। जो पूर्व न्याय के संबंध है, जो आपका सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में बताया गया है पूर्व न्याय के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि डिक्री के निष्पादन के लिए भी कार्यवाही में लागू होंगे क्या। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, अर्थात यह सही है कि वह डिक्री के निष्पादन के लिए भी जो कार्यवाही है उसमें भी लागू होगा पूर्व न्याय के सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लोक न्यूसेंस की दशा में घोषणा और व्यादेश के लिए, अर्थात इंजंक्शन के लिए और डिक्लेरेटरी जो रहता है, ठीक है ना, टाइटल के लिए, तो उसके लिए बात संचित किया जा सकता है क्या। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ए नंबर, अर्थात 2 व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है, ठीक है ना, लोक न्यूसेंस की दशा में जो पब्लिक न्यूसेंस होता है उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय बाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात, अर्थात जो बाद में पारित किया गया डिक्री है यदि उसको अपास्त कर दिया जाता है, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसके पश्चात आदेश 7 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता, अर्थात जो ऑर्डर 7 है उसका रूल 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन बाद पत्र लौटाने का निर्देश दे सकेगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, इसका डी नंबर, अर्थात हाँ निर्देश दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जहां प्रतिवादी कारागार में परिरुद्ध है वहां किस प्रकार से समन की तामील की जाएगी। तो जो डिफेंडेंट है वो जेल में बंद है, तो उस पर समन की तामील कैसे होगी। तो यहाँ पर क्या है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि कारागार के भार साधक अधिकारी को समन प्रतिवादी पर तामीली हेतु परिदत्त करके, अर्थात जो कारागार का भार साधक अधिकारी होगा, जो इंचार्ज होगा, उसको समन के एक प्रति दी जाएगी ताकि वह तामील करवा सके। उसके बाद नेक्स्ट है, वाद पत्र निम्न की दशा में किस दशा में नामंजूर किया जा सकता है। तो जहाँ ये 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता, जहाँ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये जहाँ वादी की फोटो चस्पा नहीं की जाती है, जहाँ वादी के हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है कि जहाँ 2 प्रतियों में वाद पत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो यह क्या किया जा सकता है, वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाता है। और ये चीज़ कहाँ पे लिखा गया है, सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 में लिखा गया, वाद पत्र को नामंजूर किए जाने संबंधी प्रावधान वहाँ पर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्याप्त हेतु दर्शित नहीं करने पर, पर्याप्त हेतु दर्शित नहीं करने पर न्यायालय वाद की सुनवाई के पक्षकारों के निवेदन पर कितने बार से अधिक स्थगित नहीं करेगा। यदि मान लीजिए कोर्ट को क्या करना है, पक्षकारों को स्थगन लेना है, अर्जेंट करवाना है उस केस को, तो यदि पर्याप्त हेतु दर्शित नहीं करते हैं तो सिर्फ 3 बार तक उस केस को स्थगित किया जा सकता है, अदरवाइज इसके अलावा भी स्थगित नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर, अर्थात उनके बुलाने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी नहीं, तो प्रतिवादी द्वारा दावे के केवल एक भाग को स्वीकार किया जाता है, तो वह न्यायालय क्या करेगा। ठीक है, मान लीजिए वादी और प्रतिवादी को दोनों को उपस्थित होने के लिए डेट लगी है, ठीक है ना, पेशी के लिए। अब मान लीजिए प्रतिवादी तो उपस्थित हो जाता है, ठीक है, लेकिन वादी उपस्थित नहीं होता।
अब वादी ने जो वहाँ पर अंतोष मांगा है, जो रिलीफ मांगा है, उसका कुछ भाग क्या करता है प्रतिवादी, उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ये एग्जीक्यूट कर दूंगा, इसमें जो भी रिलीफ मांग रहा है इसका आधा भाग जो भी है उसको स्वीकार करता हूँ। तो वहाँ पर क्या है, डिक्री कैसी पारित की जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो होगा ए नंबर, कि वाद को वहाँ तक खारिज किया जाएगा जहाँ तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है, अर्थात जो स्वीकार कर लिया गया है प्रतिवादी के द्वारा उसको वहाँ पर खारिज नहीं किया जाएगा। बाकी जो वाद है जिसमें पूरा आधा भाग बचा है, जो अवशिष्ट भाग बचे हैं दावे का, उसको खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ एक पक्षी आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलार्थी ने वापस ले ली है, अर्थात जो एक पक्षी आदेश था उसके विरुद्ध जो अपील प्रस्तुत की गई थी, तो अपीलार्थी ने क्या किया है, उसको वापस ले लिया है, ठीक है ना, विड्रॉ कर लिया है। तो वहाँ एक पक्षी आदेश को अपास्त करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के अंतर्गत जो आवेदन है वो क्या किया जाएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, अर्थात वो है पोषणी होगा। उसके बाद प्रत्येक मामले में किसी पक्षकार की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य, जो प्रत्येक मामले में मुख्य परीक्षा का साक्ष्य, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है बी नंबर था, शपथ पत्र पर लिखा जाएगा। जो पक्षकार है उनकी जो मुख्य परीक्षा की जाएगी तो उसका जो साक्ष्य है वो शपथ पत्र पर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ आदेश 22 अर्थात जो ऑर्डर 22 है सिविल प्रक्रिया संहिता क्या, उसके अधीन वाद का उपशमन हो जाता है या खारिज किया जाता है, तो वहाँ उसी वाद हेतु पर, ठीक है ना, यदि मान लीजिए एक बार उस उपशमन हो गया उस वाद का या खारिज कर दिया गया है, तो सेम जो हेतुक है जो यहाँ पर, तो उस पर क्या किया जाएगा, उसी पर नया वाद पक्षकारों की सहमति से दायर होगा, नया वाद नहीं लाया जाएगा, पर्याप्त कारण दर्शाने पर दायर हो सकेगी, न्यायालय की अनुमति से नया वाद दायर हो सकेगा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, कि नया वाद नहीं लाया जाएगा, ठीक है, उसी वाद हेतु पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना वहाँ न्यायालय आदेश की ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया है कितने दिनों में निपटाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, दैट मीन्स 30 दिन के भीतर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या अवयस्क एकमात्र वादी वयस्क होने पर उनके नाम से वाद मित्र द्वारा वाद का अयुक्त या अनुचित होने पर खारिज कराने हेतु तो आवेदन दे सकेगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ए नंबर, अर्थात हाँ दे सकता है, ठीक है। उसके बाद डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण, धारा 144 सीआरपीसी नहीं सीपीसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसके भीतर प्रश्न का अवधारण आता है, इसका सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें सही आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, अर्थात यह सही है। तो जो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना है, ठीक है, डिक्री के अंतर्गत और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक ऐसी पूर्वोत्तर तारीख जो ठीक समर्थ ब्याज दिला सकेगा, ऐसे ब्याज का अधिकतम दर क्या होगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर 6%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैविएट दायर करने, एक मिनट, ठीक है, कैविएट दायर करने की कितने दिन पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो जो एक कैविएट दायर की जाती है वो कितने दिन तक वो लागू रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, 90 दिन, अर्थात 90 दिन के बाद क्या हो जाएगा, एक कैविएट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, उसको आपको फिर से कैविएट दायर करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि जहाँ वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाता है, ठीक है, वहाँ वादी उसी वाद हेतु पर
प्रस्तुत उसी वाद हेतु पर नया वाद क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, प्रस्तुत नहीं कर सकता है, या उच्च न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ए नंबर, अर्थात उसी वाद हेतु पर प्रस्तुत किया जा सकता है यदि वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया है। ठीक है ना। अब क्यों प्रस्तुत कर सकता है, हो सकता है मान लीजिए जो वाद पत्र था वो 2 प्रतियों में नहीं किया गया हो फाइल, इसलिए नामंजूर कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो 2 प्रतियों में फिर से करेगा तो वहाँ पर इसको प्रस्तुत कर सकता है उसी वाद हेतु पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां वाद पत्र किसी ऐसी अभिव्यक्त संपदा के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहां संपदा का विभाजन विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा, नायब तहसीलदार द्वारा, नाजिर द्वारा, कलेक्टर द्वारा, न्यायालय द्वारा, नियुक्त कमिश्नर द्वारा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है सी होगा, अर्थात कलेक्टर के द्वारा। अर्थात अविभक्त संपदा मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो विभाजित नहीं है, ठीक है ना, जो अनडिवाइडेड वहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो उसको डिवाइड करने का हम कहाँ किसका है, कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसा प्रश्न किसके द्वारा अवधारित किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा ही इस प्रश्न का अवधारण किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो अब यदि आप एक के बाद ऐसे देखते जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन भी रट जाएगा, आंसर भी रट जाएगा। ठीक है। आप इस पूरे वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी कौन होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक, जो मुख्य प्रबंधक होता है, मुख्य मैनेजर होता है, उस क्या होगा, उसमें वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होगा। जैसे लिखते हैं ना कि वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है। यदि मान लीजिए आप कोई आम जनता कर रही है तो वहाँ पर प्रतिवादी के रूप में आ जाएगा रेलवे प्रधान प्रबंधक। यदि मान लीजिए रेलवे कर रहा है किसी के ऊपर तो वहाँ पे वो वादी के रूप में आ जाएगा। ठीक है। ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समन की तामील किए जाने पर प्रतिवादी निवास स्थान में अनुपस्थित मिलता है, ये युक्ति समय पर लौटने की संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समन की तामील उसके निवास करने वाले किस पर की जाएगी। यदि मान लीजिए जो समन की तामील करने के लिए भेजा गया है प्रतिवादी को, समन की तामील के लिए वह प्रतिवादी अपने निवास स्थान पर नहीं मिलता है, या युक्तियुक्त वहाँ पे समय पर देखने के बाद भी वह नहीं मिलता है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि उसके जो निवास स्थान है उसमें जो वयस्क पुत्र होगा उस पर उस समन की तामील की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दशा में कारागार एक का भार साधक अधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसी बंदी को साक्ष्य देने के लिए हाजिर करने से इनकार कर सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात जब चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया हो कि बंदी बीमारी का हटाए जाने योग्य नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोर्ट आदेश करता है कि जो जेल में बंद है कोई कैदी तो उसको कोर्ट के समक्ष हाजिर किया जाए साक्ष्य देने के लिए। ठीक है ना, या फिर किसी और चीज़ के लिए, यहाँ पे सिर्फ साक्ष्य देने के लिए कहा गया है। तो साक्ष्य देने के लिए हाजिर करने से इनकार कर सकता है कौन, कारागार का भाषा अधिकारी। और कब कर सकता है, जब उसके कोई डॉक्टर ने यह प्रमाण पत्र दिया हो कि जो कैदी है अगर उसको ले जाया गया बाहर तो और भी लोग भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण वहाँ तक नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है। तो वहाँ पर वो मना कर सकता है कारागार के भार साधक अधिकारी। उसके बाद जहाँ सुनवाई की समाप्ति के पश्चात 33 क्वेश्चन है कि जहाँ सुनवाई की समाप्ति के पश्चात और निर्णय सुनाए जाने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर अब मान लीजिए सुनवाई तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, और निर्णय जब सुनाना था जिस तारीख को, उस निर्णय सुनाए जाने के पहले और सुनवाई के बाद यहाँ पे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उस वाद का क्या होगा, वाद का उपशमन होगा, उपशमन नहीं होगा,
वाद हेतु बचा हो तो उपशमन नहीं होगा, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कि बी नंबर, उपशमन उस वाद का नहीं होगा, निर्णय दिया जाएगा क्योंकि सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद कोई वाद खारिज किया जा सकता है यदि प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन की तामील के बिना लौटने के पश्चात वादी नए समन के लिए आवेदन करने में कितने दिन तक असफल रहता है। ठीक है, 7 दिन। अब मान लीजिए जो नए एक बार समन के लिए उसने आवेदन किया, समन जारी किया गया कोर्ट के द्वारा, अब प्रतिवादी वहाँ पर नहीं मिला, तब यहाँ पे क्या है कि समन की तामील यहाँ पे प्रतिवादी पर नहीं हो पाई, तो 7 दिन के अंदर यदि वादी दूसरे नए समन की तामील के लिए आवेदन नहीं करता है तो वहाँ पर इसको बात खारिज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ निर्धन वादी सफल होता है, निर्धन वादी सफल होता है, वहाँ न्याय शुल्क की वसूली किससे होगी? प्रतिवादी से, राज्य सरकार से वसूली योग्य नहीं है, या वादी से होगी। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात वादी से होगा। उसके बाद रिसीवरों की नियुक्ति संपत्ति हेतु कब की जा सकेगी? डिक्री के पहले, डिक्री के पश्चात, अपील न्यायालय की केवल आदेश से दे सकेंगे। विचार न्यायालय के न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होने पर डिक्री के पहले या पश्चात किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर, अर्थात विचार न्यायालय को न्याय संगत जैसा भी प्रतीत होता है, डिक्री के पहले, डिक्री के बाद, कुछ जब चाहेगी न्यायालय तब उस संपत्ति की, किसी प्रॉपर्टी के देखभाल के लिए, उसको बिक्री कुर्क करने के लिए, जो भी है उसके लिए रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 का के अंतर्गत, ठीक है ना, 140 ए जो कैवेट के बारे में बात करता है, तो कैवेट दायर करने के प्रावधान निम्नलिखित में किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो जो कैवेट दायर करने का प्रावधान है, प्रोविजन है हमारी सीपीसी में, वो किस प्रावधान के तहत जोड़ा, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? यह है आपका जो 1976 का सीपीसी में संशोधन हुआ था, उसमें ये जोड़ा गया था सेक्शन 148 ए, जो कैविएट के बारे में बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी का निम्न में से कौन सा प्रावधान वादी को वाद संचित करने से निवारित करता है? ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा प्रावधान है जो वादी को क्या करता है, रोकता है कि आप वाद संचित नहीं कर सकते हो? यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर है इस 38 का डी नंबर, अर्थात जो ऑर्डर 9 का रूल 9 है, 11 का रूल 21 का क्लॉज 2, ऑर्डर 22 का रूल 9, ये तीनों ऐसे यहाँ पर है, ये इसलिए मैंने यहाँ रखा है तीनों कि ताकि आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाए कौन कौन सा ऐसा प्रावधान है, प्रोविजन है जो वादी को वाद संचित करने से रोकता है, निवारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से ऑर्डर का कौन सा रूल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध समन जारी हुआ है, जो सीपीसी की धारा 32 के अंतर्गत हाजिर होने के लिए विवश किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जो धारा 32 के अंतर्गत हाजिर होने के लिए विवश किया जा सकता है किस प्रकार से? वारंट जारी करके, उसकी संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री करके, जुर्माना लगा के, या फिर उपरोक्त सभी प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है ना, उपरोक्त सभी प्रकार से उसको विवश किया जा सकता है कि वहाँ पे उपस्थित हो। उसके बाद सीपीसी 1908 की धारा 58 के अनुसार किस धनराशि के भुगतान के लिए जारी डिक्री के मामले में सिविल कारावास का आदेश दिया जा सकता है? ठीक है ना, तो यहाँ पे किस धनराशि के भुगतान के लिए किया जा कितनी अधिकतम हो सकती है? तो यहाँ पे 1500, 500, 2000 या फिर 5000 रुपये। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, अर्थात 2000 रुपये तक क्या किया जा सकता है, उसको जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्री का निष्पादन करने में अक्षम न्यायालय होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, जिसका जिलाधीश का न्यायालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से सारे एमसीक्यू हो जाए, और इस एमसीक्यू का पार्ट हमने अलग से बनाया है, लेकिन ये एक साथ सारे पार्ट को कवर करके बना रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक न्यायालय जिसे निष्पादन है डिक्री अंतरित की गई हो निष्पादन के समय, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, अर्थात डिक्री के अंतरित के कहने पर निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, तो पढ़ते चलिए और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ठोंकते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिसे सीपीसी की धारा 30 के अंतर्गत समन जारी किया जा चुका है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत? धारा 30 के अंतर्गत यदि समन जारी किया जा चुका है तो उसको हाजिर होने हेतु विवश करने के लिए न्यायालय को अधिकार है किस चीज़ का? उसकी गिरफ्तारी, उसकी संपत्ति कुर्की विक्रय, अधिकतम 5,000 रुपये जुर्माना, ये सभी का किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है जिसे सीपीसी की धारा 32 के अंतर्गत समन जारी हुआ और इस प्रयोजन से जुर्माना लगाया जा सकता है, वो कितना अधिकतम राशि हो सकता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात 5,000 रुपये तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता में डिक्री के निष्पादन हेतु किस व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान है? किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान है, किस धारा में है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, अर्थात सेक्शन 55 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका सी नंबर, अर्थात सेक्शन 37 में। तो यहाँ पे परिभाषा, आप ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि परिभाषा हमेशा सेक्शन 2 या 3 में ऐसे रहती है, परिभाषित रहती है, लेकिन यहाँ पे डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता में परिभाषा जो दी गई है वो सेक्शन 37 में दी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी डिक्री का निष्पादन, इसमें सही आंसर क्या होगा कि उसी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है जिसके द्वारा पारित की गई, किसी भी न्यायालय द्वारा जिसको निष्पादन हेतु भेजा जाए ये किया जा सकता है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं, ये उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, अर्थात दोनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद प्रश्नमालाओं पर आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब ये मामले कैसे हैं? सुसंगत नहीं है, निंदात्मक है, सद्भावपूर्वक नहीं है, यह सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात यह सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डिक्री हो सकती है, कैसी हो सकती है? प्रारंभिक, अंतिम, पहले प्रारंभिक फिर अंतिम, या प्रारंभिक और अंतिम कोई भी हो सकती है। तो जो डिक्री है हमारी वो कैसी हो सकती है? या तो प्रारंभिक हो सकती है या अंतिम, किसी भी प्रकार की डिक्री दी जा सकती है न्यायालय के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है केवल वाद पर, केवल निष्पादन कार्रवाइयों, केवल आर्बिट्रेशन कार्रवाइयों, या वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर यह लागू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है ना। नहीं को आप लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग क्या है कन्फ्यूजन में कि हाँ सिविल प्रकृति का वाद है, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे क्या है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, पद से संबद्ध केवल गरिमा बचाने के लिए वाद, यह सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? फिर से दोबारा पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात राजनैतिक प्रश्नों से संबंधित जो वाद है वह सिविल प्रकृति का वाद नहीं कहलाएगा। उसके बाद इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, सही। तो विचाराधीन जो न्याय है वो धारा 10 प्राण न्याय का सिद्धांत 15 निर्णय और डिक्री 33 साक्ष्यों को समन 31। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, अर्थात कि प्राण न्याय का सिद्धांत, यह सेक्शन 15 में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएंगे कि प्राण न्याय का सिद्धांत कौन से सेक्शन में बताया गया है, ठीक है ना। और अभी पोस्ट करिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके बाद नेक्स्ट है,
न्यायाधीन विषय अर्थात रेस सब जुडाइश शब्दावली से अभिप्राय, या कहीं पे रेस सब जुडिश लिखा रहता है, कहीं पे रेस सब जुडाइश लिखा रहता है, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, अर्थात वाद का रोक दिया जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो विचाराधीन मामला, पूर्व न्याय, मध्यवर्ती लाभ या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा विचाराधीन मामला। उसके बाद नेक्स्ट है, जो प्राण न्याय का सिद्धांत है किस सूत्र पर आधारित है, ठीक है। ये जो सूत्र लिखे हुए हैं ये कौन से हैं? ये मैक्सिम्स हैं, लैटिन मैक्सिम्स रहते हैं, ये काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या होगा कि क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, या एक्स टर्पी कॉज अ नॉन ऑरिटर एक्सियो रेस्पोंडेंट सुपीरियम, या इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिश लिटियम। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिश लिटियम। प्राण न्यायिक सिद्धांत इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा है? डचेस ऑफ किंगस्टन का वाद, छज्जूराम बनाम नेकी, मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ, या बायरम पेस्टन जी केरीवाला बनाम भारत संघ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? बी नंबर, अर्थात छज्जूराम बनाम नेकी। ये किससे संबंधित है? ये सॉरी, ये पूर्व विलोकन से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी पुनर्विलोकन से ये मामला संबंधित है। कौन सा? छज्जूराम बनाम नेकी। बाकी तीनों कौन से हैं? पूर्व न्याय से संबंधित हैं। उसके बाद पूर्व न्याय का सिद्धांत, यहाँ भी ये क्या है? पूर्व न्याय के सिद्धांत है, अज्ञापक है, निदेशात्मक, विवेकाधीन है, ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा है? तो यहाँ पे जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है वो कैसा है? अज्ञापक है, ठीक है ना। उसके बाद निम्न में से किस रिट के मामले में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, या बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। उसके बाद डीम्ड डिक्री से अभिप्राय क्या है? डीम्ड डिक्री का मतलब क्या होता है? कि न्यायालय का अंतिम आदेश, ये डीम्ड डिक्री कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 लागू नहीं होती है। कहाँ पर लागू नहीं होती है? मध्यस्थम कार्यवाहियों में, सिविल कार्यवाहियों, उपरोक्त दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है वो होगा मध्यस्थम कार्यवाहियों में जो धारा 20 है सीपीसी की वह लागू नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आदेश अपीलनीय नहीं है? तो कौन सा ऐसा आदेश है जो नीचे बताए गए हैं चार ऑप्शन में, किस आदेश की अपील नहीं की जा सकती है? सेक्शन 24, सेक्शन 95 के अधीन आदेश, या ऑर्डर 40 नियम 1 के आदेश में, या फिर आदेश 11 नियम 21 के अधीन आदेश में, इसमें किस आदेश की अपील नहीं की जा सकती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि जो सेक्शन 24 के अधीन आदेश दिया जाता है उसमें अपील नहीं किया जा सकती, या अपील नहीं है। सॉरी, एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ठीक है। और इतने सारे एमसीक्यू के चक्कर में एक आध गलत हो जाते हैं सर, ठीक है। उसके बाद ये गलत तो नहीं होने चाहिए एक भी। सीपीसी के कौन से उपबंध के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय किसी बात को हस्तांतरित कर सकता है अर्थात ट्रांसफ़र कर सकता है? यहाँ जो हाई कोर्ट है वो मामले को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके पास पावर है। किस सेक्शन के तहत? 20, 12, 24 या 15? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सेक्शन 24 के तहत जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है? मामले को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। उसके बाद दीवानी प्रक्रिया संहिता अर्थात सीपीसी की धारा 25 निम्न में से किसका प्रावधान करती है? तो किसका प्रावधान करती है? वादों के अंतरण के उच्चतम न्यायालय की शक्ति, वादों के अंतरण के उच्च न्यायालय की शक्ति, वादों के अंतरण के जिला न्यायालय की शक्ति, या कमिश्नर की शक्ति।
यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वादों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति अर्थात सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बताई गई है यहाँ पर। उसके बाद सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में वादों को संचित करने का उपबंध है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर अर्थात सेक्शन 26। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 26 क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रत्येक दावे में तथ्यों को साबित किया जाएगा। किसमें? सबूत, दस्तावेज, साक्ष्य या शपथ पत्र। जो तथ्य हैं, दावे के तथ्य हैं, उसको किस प्रकार से साबित किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा, शपथ पत्र पर साबित किया जाएगा। उसके बाद डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है किसके द्वारा? जिलाधीश द्वारा, जिला जज द्वारा, तहसील द्वारा या पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा, या ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, या तो पारित करने वाले न्यायालय द्वारा उसमें डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है, फिर या उस न्यायालय के द्वारा इसका एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है जिसके पास ये भेजा गया है एग्जीक्यूशन के लिए या निष्पादन के लिए। उसके बाद आज्ञा पत्र संबंधित उपबंध सीपीसी के किस धारा में बताया गया है? तो जो आज्ञा पत्र है उससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 46 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिक प्रतिनिधि से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। विधिक प्रतिनिधि से संबंधित प्रावधान पूछा गया है सीपीसी में, तो कौन से सेक्शन में है? 50, 51, 55 या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सेक्शन 50 जो विधिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात करता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सीपीसी की धारा 51 को मान्य घोषित किया है? तो किस केस के अंतर्गत सेक्शन 51 ऑफ सीपीसी को मान्य घोषित किया गया है? जेबीएल बनाम बैंक ऑफ कनाडा विशाखाबाद, ये इंडियन ग्रामोफोन कंपनी बनाम बीरेंद्र बहादुर पांडे, या जॉर्ली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, जॉर्ली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी की धारा 56 एक डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार करने या सिविल कारागार नियुक्त करने हेतु विशेष रूप से निषिद्ध करती है। किसको? यहाँ पे एक रोग व्यक्ति, अवयस्क व्यक्ति, एक स्त्री, या फिर ये सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, इन सभी को छूट प्रदान किया गया है, ठीक है, कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्त्री होगा, ठीक है। उसके बाद डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का उपबंध, डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का उपबंध कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, सेक्शन 55 में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति डिक्री में कुर्क और विक्रय की जा सकती है? तो कौन सी संपत्ति है? वचन पत्र। बाकी को कुर्क नहीं किया जा सकता, कि व्यक्तिगत सेवा का अधिकार है, लेखा पुस्तक या भावी भरण पोषण का अधिकार है, इसको कुर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बचत पत्र है, ठीक है ना, प्रोमिसरी नोट है, उसको क्या किया जा सकता है? कुर्क किया जा सकता है और बिक्री की जा सकती है। उसके बाद किसी संपत्ति की कुर्की के बाद उसका प्राइवेट अन्य जो संक्रमण है वो कैसा होता है? विधिमान्य, अनियमित, शून्य या शून्यकरणीय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, अर्थात शून्य होता है, ठीक है। उसके बाद निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्री धारकों के बीच अनुपातिक वितरण करने का प्रावधान। आगमों का मतलब क्या होता है? कि जो पैसे आए हैं, मान लीजिए आपने कोर्ट ने क्या किया है, किसी संपत्ति को कुर्क किया, और ठीक है, और उस कुर्क की संपत्ति को बेच देता है, तो उस बेचने के बाद जो अब पैसे आते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। तो आगमों को डिक्री धारकों के बीच अनुपातिक वितरण करने का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? इसका सही आंसर है बी नंबर, 73 में, ठीक है ना, सेक्शन 73। निम्न मामले में न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। तो किस मामले में न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है? किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, लेखाओं के परीक्षण करने के लिए, विभाजन करने के लिए, या डिक्री के निष्पादन है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, था डिक्री के निष्पादन हेतु।
उसके बाद सेक्शन 75 सीपीसी के अंतर्गत कमीशन जारी किया जा सकता है। स्थानीय अन्वेषण लेखाओं के परीक्षण के लिए विभाजन के लिए ये उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात उपरोक्त सभी के लिए। तो जो कमीशन जारी किया जा सकता है वो या तो स्थानीय अन्वेषण करने के लिए भी किया जा सकता है, जो लेखाएं होती हैं, बहियाँ होती हैं, उनके परीक्षण के लिए भी, विभाजन करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है ना, इसका सही आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 75 में किस संबंध में उपबंधित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो यह कमीशन जारी करने के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद कमीशन जारी किया जा सकता है। अब कमीशन किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा, या एसडीएम द्वारा। तो यहाँ पे किसी भी न्यायालय के द्वारा कमीशन जारी किया जा सकता है। अब बात करें अनुरोध पत्र। अनुरोध पत्र होता है, कैसा होता है? एक अनुषांगिक कार्यवाही कमीशन के बदले साक्षी है जो भारत के बाहर रह रहा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जा सकते हैं जिला न्यायालय में, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में, या उच्चतम श्रेणी के न्यायालय में, या उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है ना, अर्थात निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में केस फाइल होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थावर संपत्ति संबंधी वाद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात स्थावर संपत्ति से संबंधित भाटक का वाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय में संचित होगा जहाँ वादी रहता है, वादी अपना व्यवसाय करता है, विषय वस्तु स्थित है, या जिला न्यायाधीश की अनुमति से किसी भी न्यायालय में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, अर्थात विषय वस्तु जहाँ स्थित है। उसके बाद अब यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि देहरादून में निवास करने वाले राम ने लखनऊ में श्याम को पीटता है। तो श्याम राम पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद ला सकता है। लखनऊ या देहरादून, केवल लखनऊ, केवल देहरादून, या कहीं भी नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा कि लखनऊ या देहरादून कहीं भी ला सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के प्रति किए गए अपकार के लिए प्रतिकर के लिए वाद दायर किया जाएगा कहाँ पर? जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, या स्वयं अभिलाष के लिए कार्य करता है, उपरोक्त न्यायालय वादी के विकल्प पर। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि वो वादी के विकल्प पर है कि कहाँ पर वह प्रतिकर के लिए वाद लाएगा, या तो निवास स्थान जहाँ है प्रतिवादी का, या फिर जहाँ कारोबार करता है या स्वयं कार्य करता है अभिलाष के लिए, वहाँ पर लाया सकता है। ठीक है, तो कहीं भी लाया सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाद संचित करने को की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न किस धारा के अधीन स्वीकृत होगा? तो जो आपत्ति प्रथम बार सिविल न्यायालय में दर्ज होगी, ठीक है, स्वीकृति होगी, वो किस धारा के तहत होगी? यहाँ पे इसका सही आंसर है सेक्शन 21। उसके बाद निम्न में से किस परिस्थिति में आदेश 26 सीपीसी के अंतर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है? तो किस कार्य के लिए? साक्षियों की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण, वैज्ञानिक अन्वेषण, या रिसीवर की नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, था रिसीवर की नियुक्ति के लिए कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 75 के अधीन न्यायालय कमीशन नहीं निकाल सकता है। कब नहीं निकाल सकता है? किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, विभाजन के लिए, या ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है, या फिर कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, अर्थात ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है। उसके बाद किसी कार्य के लिए आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात वाद पत्र प्रारूपण हेतु। अनुरोध पत्र होता है, यह अनुषांगिक कार्रवाई है,
कमीशन के बदले साक्षी है जो भारत के बाहर रह रहा है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर अर्थात उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए वाद में सरकार की तरफ से कौन वाद पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। जो राज्य सरकार के विरुद्ध वाद लाया गया है सरकार की तरफ से, तो उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे। ये राज्य का राज्यपाल करेगा कि मुख्यमंत्री करेगा कि मुख्य सचिव करेगा कि ऐसे व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। तो वहाँ पर किसके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे राज्य का जो मुख्य सचिव होगा उसके। उसके बाद सीपीसी की धारा 80 के प्रावधान, इस जो सीपीसी की धारा 80 है, ठीक है ना, 80 है, सूचना संबंधित है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाध्यकारी है, निर्देशात्मक, विवेकाधीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बाध्यकारी है, बाउंडेबल है इसका, ठीक है ना। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के विरुद्ध वाद कौन उसका अभिकर्ता होगा। जो राज्य सरकार के विरुद्ध वाद है उसमें कौन उसका अभिकर्ता होगा, एजेंट होगा, राज्य का मुख्य सचिव, लोक अभियोजक, कलेक्टर या विभाग का प्रमुख। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि जो कलेक्टर होगा वह। उसके बाद कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है राज्य सरकार की सहमति से, केवल केंद्र सरकार की सहमति से, केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से, भारत के राष्ट्रपति की सहमति से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। कौन सा, केवल केंद्र सरकार की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको परमिशन दे देती है, कंसेंट देती है, तभी किसी विदेशी राज्य पर वाद लाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्विवाची वाद से संबंधित प्रावधान निहित है। ये अंतर्विवाची क्या है, मैंने अपने लेक्चर में सीपीसी के लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो अंतर्विवाची वाद से संबंधित प्रावधान कौन सा, सेक्शन आदेश 36, ठीक है ना, धारा 88, सीपीसी के आदेश 35 में, या बी एवं सी दोनों में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर अर्थात बी और सी दोनों में, सेक्शन 18 और ऑर्डर 35, 88 सॉरी 18 नहीं 88। उसके बाद ये है कि अंतर्विवाची वाद एक वाद है, किसके मध्य का वाद है। ये जो अंतर्विवाची वाद दायर किया जाता है वो किसके मध्य रहता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर अर्थात ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो वाद की विषय वस्तु में स्वयं कोई हित नहीं रखता, वो दूसरे के लिए वाद दायर करता है कि उसको खुद नहीं पता कि उस प्रॉपर्टी पर किसका कब्जा होना चाहिए, लेकिन उस प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, उस पर हित किसका है, ये जानने के लिए वो बात दायर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धाराओं में से कौन सी धारा सीपीसी संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा जोड़ी गई थी। सीपीसी में जो संशोधन किया गया था 1999, उसके द्वारा कौन सी ऐसी धारा है जो जोड़ी गई थी, 87, 88, 89 या सेक्शन 90। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, ठीक है, अर्थात सेक्शन 89। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीसी की किस धारा के अधीन न्यायालय किसी विवाद के पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट कर सकता है, अर्थात भेज सकता है कि आप जाके मध्यस्थता कर लें। यदि तो कोर्ट यही चाहता है कि किसी भी पक्षकार के मध्य कि यदि मध्यस्थता से काम बन जाता है तो वहाँ पे उनके बीच मध्यस्थता कराई जाए। तो यहाँ पे किस सेक्शन के तहत वो भेज सकता है, 88, 89, 87 या 86A। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर अर्थात सेक्शन 89 के तहत भेज सकता है। और ये जो सेक्शन 89 है, ठीक है, इसके साथ आप क्या पढ़ना रहता है, जो ऑर्डर 10 है उसका 10A, ठीक है ना, 10B और 10C ये पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के लिए निम्नलिखित माध्यमों से कौन दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है। मध्यस्थम, सुलह, वार्ता या मध्यस्थता। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर अर्थात वार्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकपूर्त के लिए वाद किस धारा के तहत लाया जाता है। लोकपूर्त अर्थात जो दान के लिए होता है, ठीक है, चैरिटी के लिए होता है, तो ये किस सेक्शन के तहत वाद लाया जा सकता है, तो किस धारा में बताया गया है, इसका प्रोविजंस किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ए नंबर सेक्शन 92। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 91 के अधीन लोक उपताप के लिए वाद, अर्थात लोक उपताप क्या होता है, जो पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस होता है, उसको हिंदी में लोक उपताप बोला जाता है, पब्लिक न्यूसेंस को।
तो यहाँ पे वाद कौन ला सकता है? महाधिवक्ता, कोई भी नागरिक, जिला मजिस्ट्रेट या कोई भी 10 या उससे अधिक व्यक्ति द्वारा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए, अर्थात महाधिवक्ता के द्वारा लाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सीपीसी की धारा 94 में जिसका संबंध अनुपूरक कार्रवाई से है स्थान नहीं मिला है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, निर्णय पूर्व जब्ती के बारे में। अनुपूरक कार्रवाई अंतर्गत है, किस धारा के अंतर्गत है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, अर्थात सेक्शन 94। ठीक है ना, सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायालय सीपीसी की धारा 95 के अंतर्गत अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के कारण वादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकती है जो अधिक नहीं होगा। कितने से अधिक क्षतिपूर्ति का निर्धारण नहीं कर सकती है? ठीक है ना, अधिकतम कितना होगा? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर था 50,000 रुपये तक, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की धारा 96 के अंतर्गत अर्थात जो सेक्शन 96 है उसके अंतर्गत निम्न में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो यहाँ पे किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? मूल डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में अपील होती है तथ्य के प्रश्न पर, तथ्य एवं विधि के प्रश्न पर, विधि के सारवान प्रश्न में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, विधि के सारवान प्रश्न पर। अब आता है द्वितीय अपील के बारे में प्रावधान। तो द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना है अनुज्ञेय, पुनरीक्षण के अधीन, अनुज्ञेय, अननुज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, अननुज्ञेय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवानी प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा द्वितीय अपील के आधारों को प्रावधानी करती है? धारा 96, 109, 100 का, या 101। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। यहाँ पे होगा कि 100। ठीक है ना, तो जो धारा 100 है यहाँ पे आप 100 कर लीजिए। ठीक है, जो 109 लिखा है उसको 100 कर सकते हैं। जो धारा 100 है, ठीक है ना, 100 है, वो क्या बताती है? द्वितीय अपील के आधारों को बताती है। उसके बाद नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु द्वितीय अपील किस आधार पर प्रस्तुत की जाएगी? एक पक्षीय अपारित अपील डिक्री में, विधि के एवं तथ्य के सारभूत प्रश्नों में, उच्च न्यायालय के समाधान होने पर जिला न्यायाधीश के प्रत्येक अपील डिक्री से। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, अर्थात एक पक्षीय पारित अपील डिक्री में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी के धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहाँ दायर की जाएगी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उच्च न्यायालय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय अपील पर एक वाद है? मदन लाल बनाम कृष्ण बालकृष्ण, सुधीर जी आंगूर बनाम एम संजीव, शिवदान सिंह बनाम दरियाब कुंवर, चीमन लाल मोदी बनाम DFL लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मदन लाल बनाम बालकृष्ण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपीली न्यायालय की शक्तियों में से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, अर्थात वाद का नए सिरे से विचारण करना। उसके बाद निम्न में से कौन सा आदेश अपील योग्य है? तो कौन सा आदेश अपील योग्य है? इसका सही आंसर बी नंबर, अर्थात जो सेक्शन 35A के अधीन है तो वह अपील योग्य आदेश है, बाकी अब इसका अपील नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे इसमें जो 13 का करेक्ट आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात ये सही नहीं है। अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के बारे में गलत बताया गया है। ठीक है ना, बाकी अस्थायी आदेश के बारे में 30 जो ऑर्डर 39 है वो बात करता है। कैबिनेट के बारे में वो सेक्शन 148A, निर्धन व्यक्ति द्वारा बात जो है वो सेक्शन ऑर्डर 33 की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवादी उसके विरुद्ध पारित एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात उपयुक्त में से किसी को भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 113 सीपीसी 1908 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है? मामले का पक्षकार कर सकता है, न्यायालय कर सकता है, या उपयुक्त दोनों या फिर कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर, अर्थात न्यायालय।
उसके बाद व्यथित व्यक्ति अर्थात एग्री पर्सन जो होता है, व्यवहार न्यायालय के आदेश या निर्णय के लिए पुनर्विलोकन आवेदन निम्नलिखित में किस एक आधार पर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात इस आधार पर नहीं कर सकता। बाकी जो 3 आधार बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 आधार पर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो केवल बी, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, इस आधार पर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद किसी निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन के लिए आवेदन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं कर सकता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, अर्थात किसी ऐसी डिक्री या आदेश जिसकी संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 निम्न में से किस बारे में प्रावधान करती है? निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण या उच्च न्यायालय को अपील। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, अर्थात पुनरीक्षण के बारे में बात करता है, प्रोविजन है इसका सेक्शन 115 में। उसके बाद सीपीसी के निम्न में से किस धारा में पुनरीक्षण दिया गया है? पुनरीक्षण किस धारा में बताया गया है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात सेक्शन 115। उसके बाद उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति किस धारा में प्रावधानित है? जो हाई कोर्ट है वो नियम बना सकती है, वो ऐसा सीपीसी के किस धारा में बताया गया है? यहाँ पे इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात सेक्शन 122 इसमें बताया गया है। उसके बाद सीपीसी की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण हो सकता है केवल उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कार्रवाई के अधीन गिरफ्तार किए जाने से अवमुक्त नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जबकि वो कार्यालय में कार्यरत है। उसके बाद नेक्स्ट है, न्यायालय में व्यक्तिगत उपसमझौते से छूट प्राप्त करने का प्रावधान किस धारा में है? तो न्यायालय में जो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त करने का जो अधिकार देता है, ये कौन सी धारा में बताया गया है, प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे इस है सेक्शन 133, ठीक है, धारा 133। निम्न में से कौन से व्यक्ति न्यायालय में स्वयं उपसंजाति से अर्थात स्वयं उपस्थित होने से छूट पाने का हकदार नहीं है? अर्थात उसको ऐसे छूट नहीं दिया सकता कि आप स्वयं उपस्थित ना हो, वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे इसका सही आंसर है डी नंबर, अर्थात कलेक्टर। यहाँ पे छूट पाने का हकदार नहीं है। उसके बाद निम्न फिर लिखित में से किसी सिविल न्यायालय में व्यक्तिगत उपसंजाति से अवमुक्ति प्रदान प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, अर्थात किसी विश्वविद्यालय का जो कुलपति है उसको अवमुक्ति प्रदान नहीं की गई है, छूट नहीं दी गई है। उसके बाद कैबिनेट कितने दिन पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा? ये एक बार पूछा जा चुका है ना, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितने दिन पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा कैबिनेट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कि कितने दिन पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा कैबिनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीसी 1908 के अधीन कैबिनेट तब दाखिल किया जा सकता है जब कोई बात संस्थित हो, बात संस्थित किया जाने वाला हो, या कार्रवाई आरंभ या संस्थित हो, या बाद या कार्रवाई संस्थित हो, या संस्थित करने वाला हो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, की बाद या कार्रवाई संस्थित हो या फिर संस्थित होने वाला हो तभी कैबिनेट दायर किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कैबिनेट दायर करने का अधिकार प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? सेक्शन 148A, ठीक है ना, 148 का कैबिनेट दायर करने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद सीपीसी के नियम की धाराओं में से किस एक के अंतर्गत न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान की गई है? धारा 151, 148, 149 या 159। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, धारा 151 क्या बात करता है? न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बात करता है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। किन आधारों पर निर्णयों या आदेशों में संशोधन किया जा सकता है? तो किन आधार पर, जो यदि मान लीजिए निर्णय दे दिया गया है न्यायालय के द्वारा या आदेश दे दिया गया है, तो उसमें संशोधन किस आधार पर किया जा सकता है? लेखन संबंधी भूल, गणितीय संबंधी भूल, आकस्मिक भूल, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। ये सिर्फ सिविल केस में है, ठीक है ना। उसके बाद न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है किस लिए? न्याय के उद्देश्य के लिए, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त दोनों, अर्थात सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की किस धारा के तहत साम्य और न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, अर्थात धारा 151। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है सारवान विधि, प्रक्रियात्मक विधि, सारवान और प्रक्रियात्मक दोनों, यदि निर्देशात्मक विधि। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात प्रक्रियात्मक विधि है। जो सिविल प्रक्रिया संहिता है सीपीसी है वो प्रोसीजरल लॉ है, नॉट सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है ना, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। उसके बाद सीपीसी की किस धारा में अंतःकालीन लाभ की परिभाषा दिया गया है। तो किस में दिया गया है, 2 क्लॉज 4, 2 क्लॉज 14, 2 क्लॉज 6 या 2 क्लॉज 12। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छज्जू राम बनाम नेकी का वादी किससे संबंधित है। पुनर्विलोकन, पूर्व न्याय, विधिक प्रतिनिधि, प्राण न्याय के सिद्धांत से। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है, एक बार मैं बता चुका हूँ, ये पुनर्विलोकन से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये है आपका पूरे सेक्शन 1 लेकर सेक्शन 158 तक के जो भी सेक्शन बताए गए उसमें से जितने एमसीक्यू बनते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो हमने कवर कर लिया है इस पूरे एमसीक्यू सेशन में। ठीक है। और अगर आप ऑर्डर्स में भी चाहते हैं कि एमसीक्यू बनाऊं तो उसमें भी आप कमेंट करिए, तो मैं उसमें भी बना दूंगा, पूरे ऑर्डर्स जितने भी हैं उसके एमसीक्यू आप अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा।